मॉर्निंग क्लास 10th। आज की वर्कशीट 73 और आज की हमारी डेट है 30 दिसंबर। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कोरोना से आपने अपना बचाव करना है और हमेशा आपने मास्क को लगा के रखना है। अब हम आते हैं आज की चैप्टर के ऊपर। रिवीजन चैप्टर्स हम सारे कर चुके हैं। आज हमारा पहला पार्ट था जो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसी की रिवीजन है। रिवीजन के लिए सबसे पहले हम आते हैं क्या होता है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया में वह परिवर्तन होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है और उनमें नए गुण बनते हैं। जैसे कि आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों जब जुड़ते हैं तो हमें मिलता है पानी। अब ये देखिए, जब हाइड्रोजन जुड़ा तो वो एक गैस है और जो ऑक्सीजन जुड़ी वो भी एक गैस है, लेकिन जो पानी बना वो एक द्रव्य है। और हाइड्रोजन जो होता है वो जलने में सहायता करता है, ऑक्सीजन भी जलने में सहायता करता है। हाइड्रोजन जल सकता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जो पानी है वो आग को बुझाता है। तो देखिए ना, नए गुणों का निर्माण हुआ इसके अंदर। उसके बाद आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा तो जो हमारी बाईं साइड पे चीज़ें लिखी जाती हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये तो दोनों के दोनों अभिकारक है, ठीक है। वो जो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो हिस्सा लेते हैं और जिनमें परिवर्तन आता है। लेकिन जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं जिनका निर्माण होता है, यानी कि जो पानी बना वो हमारा निर्माण है। इसी प्रकार बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने भोजन का पाचन किया तो उसमें जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो उसके अंदर आपको टूट कर जब वो आपको शर्करा या चीनी शुगर बनाते हैं तो शुगर हमारा उत्पाद हुआ और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो है वो हमारे अभिकारक हुए। इसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो हमारा उत्पाद है। अब आता है कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जब भी हम तत्वों को दिखाते हैं अभिकारक या उत्पाद को तो हम पूरा नहीं लिखते, बजाय कि मैं पूरा का पूरा लिखूं हाइड्रोजन। अगर मैं पूरा लिख रही हूं तो उसके अंदर आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसकी जगह पे मैं इसका प्रतीक लिखूंगी H2। तो H2 मेरा प्रतीक हो गया। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हम तत्वों का उनका प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और या उनका सूत्र लिखते हैं। जैसे मैंने पानी लिखना है तो मैं पानी नहीं लिखूंगी, मैं पानी की जगह पे उसका सूत्र लिखूंगी H2O। तो ये कहलाता है सूत्र। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमेशा हम लोग सूत्र और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमेशा हम उसको संतुलित करते हैं। संतुलित का मतलब आप जानते हैं, संतुलित का मतलब बैलेंस्ड, यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ हम तत्वों के परमाणुओं का उचित गुणांक होता है। जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि Fe प्लस पानी जब जोड़ते हैं तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो देखिए बच्चों, इसमें Fe के 3 हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 परमाणु हैं और इधर भी Fe के कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन इसमें 4 गुणा 2 8 है, तो हाइड्रोजन इसके अंदर 8 परमाणु है। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो 4 × 2 इधर भी हाइड्रोजन के 8 है। ऑक्सीजन इधर बच्चों 4 है, क्योंकि ये 4 जब मैं 4 H2O लिख रही हूँ ना बच्चों, तो ये 4 हाइड्रोजन को भी मिल रहा है और ये 4 ऑक्सीजन को भी मिल रहा है। तो हाइड्रोजन के 8 हो गए जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं और ऑक्सीजन के 4 हो गए। तो ऑक्सीजन देखिए 4 है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखा है। एक और मैं आपको यहाँ पे संतुलित करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मुझे पानी को करना है तो अगर आप ध्यान से देखें, या सोडियम का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने लिखा सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। जब सोडियम प्लस क्लोरीन, जब भी हम गैस को लिखते हैं तो हमेशा उसको हम 2 परमाणुओं के साथ लिखते हैं, तो हमें मिलता है इसके अंदर NaCl। अगर आप ध्यान से देखें, आप देखिए बच्चे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, आप देख रहे हैं, और यहाँ क्लोरीन 1 है। तो मैं क्या करूँगी, इसको संतुलित करूँगी, क्योंकि हमेशा हमें पता है जब भी कोई नया उत्पाद बनता है तो उनके द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं आता। जब भी हम पटाखा भी जलाते हैं तो उस केस में भी जो पटाखा जलता है जब भी, तो आपको लगता है कम हो गया उत्पाद कम नहीं होता, क्योंकि या तो गैसें या वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो मैं क्या करूँगी, संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगाऊंगी। जब मैं 2 यहाँ लगाऊंगी तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी तो 2 हो गया, तो संतुलित करने के लिए मैं 2 यहाँ भी लगाऊंगी। तो मेरा जो बनेगा वो बनेगा 2Na
प्लस क्लोरीन मिलेगा मुझे 2NaCl। तो इसको कहते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो उसके सूचक क्या है, या तो अवस्था में परिवर्तन आता है, यानी कि स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें थी लेकिन बन गया पानी, तो अवस्था में परिवर्तन आ गया, या रंग में परिवर्तन आ जाता है जो अभी हम देखेंगे, या फिर तापमान में परिवर्तन आ जाता है, तापमान या तो कम हो जाता है या तापमान ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा आता है गैस का उत्सर्जन, कोई ना कोई गैस भी बनती है। तो ये सूचक है, यानी कि इंडिकेटर्स की केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, या चेंज इन टेम्परेचर, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये चीज़ें आपकी आ जाती है। अब इसी के ऊपर हमारा अभ्यास आता है। तो आप लोगों से पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आपको दो परिवर्तन इसके अंदर दिखा रखे हैं, एक है बर्फ़ का पिघलना और एक है दूध का दही में बदलना। तो कौन सा रासायनिक है? हमने पढ़ा था कि रासायनिक वो होता है जिसके अंदर की नए गुणों का निर्माण होता है। अब बर्फ़ जो है, आप इसके अंदर ठोस थी, पिघल गई तो वो बन गई आपकी इसके अंदर द्रव्य। लेकिन आप जानते हैं बर्फ़ भी आग बुझाने के काम में आ रहा है, पानी भी आग बुझाने के काम में आ रहा है, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आप जानते हैं बर्फ़ का सूत्र में H2O है और जो पानी है उसका भी H2 है, तो दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेम एक जैसे अणु हैं, तो इसीलिए इसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब दूध का दही में बन रहा है तो उसके अंदर परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जो दूध है उसके गुणधर्म अलग हैं, दही के अलग है। आप जानते हैं दही में अलग से आपको खटास एक दिखाई देती है और दूध के अंदर जो आपको पता भी नहीं चलती है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन आ गया। तो इसका उत्तर जो होगा पहले का वो हो जाएगा रासायनिक में दूध का दही में बदलना, ये उत्तर है फर्स्ट का। ठीक है, इसके बाद दूसरा, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसमें आपको रासायनिक अभिकरणों को संतुलित करके समीकरण लिखना है। तो इसके लिए आपको दिखाया गया है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनता है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, पहला हमारा आ रहा है इसके अंदर कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, पहला सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर क्लोराइड, और सूर्य के प्रकाश में सनलाइट की प्रेजेंस में हमको देता है सिल्वर, प्लस हमको मिलती है क्लोरीन गैस। ये देखिए, ठीक है, क्लोरीन, जब भी हमें गैस लिखनी है ना बच्चों, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमेशा हमको गैसों को हमेशा दो परमाणु जोड़कर बनाते हैं, चाहे ऑक्सीजन लिखें, चाहे हाइड्रोजन लिखें, चाहे नाइट्रोजन गैस लिखें, गैस जब भी आएगा तो हमेशा हमको Cl2 लिखना है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ लिखा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है बच्चों, AgCl, ये टूट के बन रहा है आपको Ag प्लस Cl2। ठीक है, अब जब देख क्लोरीन कितने यहाँ पे दो अणु हैं, तो यहाँ भी तो दो होने चाहिए ना, हमने संतुलित करना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 यहाँ लगाऊंगी। जब मैं 2 यहाँ लगाऊंगी कि क्लोरीन तो संतुलित हो गई, लेकिन देखिए बच्चों सिल्वर कितना हो गया, Ag सिल्वर है, सिल्वर भी तो 2 हो गया, तो मुझे 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तभी ये संतुलित बनेगी समीकरण। तो अब यही मैंने आंसर लिखा है 2AgCl, आप देख रहे हैं 2AgCl आपको देगा 2Ag प्लस Cl2, और सूर्य का प्रकाश में सनलाइट लिखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे में आपसे पूछा गया है बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ करता है तो आपको मिलता है, बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ मिलता है तो आपको देता है बुझा हुआ चूना। यहाँ देखिए, हम उसके ऊपर आते हैं, आपका आया बिना बुझा हुआ चूना जब भी अभिक्रिया करता है पानी के साथ तो आपको देता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये वाला, अब इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें क्या होगा, जो बिना बुझा हुआ चूना है आपका, उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना, जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो हमको देता है बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH भार 2। ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि कैल्शियम की संयोजिकता 2 है, आपको मालूम है एक तत्व की संयोजिकता उधर लिखी जाती है और हाइड्रोक्साइड की संयोजिकता 1 होती है। ये हमारी समीकरण बना, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आप देखिए कितने ऑक्सीजन के अणु हैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2 अणु हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के, तो यहाँ कितने, इस ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं, ऑक्सीजन संतुलित हो गई, कैल्शियम 1
कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन 2। तो ये पहले से ही संतुलित है, तो हमें कुछ भी नहीं छेड़ना इसके अंदर। तो ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब इसी का आपको मैं आंसर भी दिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारा आ गया CaO, आप देख रहे हैं CaO प्लस H2O जो मैंने लिखा था आपको, और ये हमें देता है आपका CaOH ट्वाइस। लेकिन इसमें हीट भी मिलती है, ऊष्मा, और ऊष्मा को हम ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हीट भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, ये ऊष्मा शेपी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे समीकरण पे आते हैं। तीसरे में उसने आपको कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। देखो बच्चों, सोडियम की संयोजकता एक, हाइड्रोक्साइड की भी एक। सोडियम है Na और हाइड्रोक्साइड है OH, दोनों की संयोजकता एक है, तो NaOH जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ जुड़ता है HCl के साथ, तो हमको देता है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्लस आप देख रहे हैं पानी, ठीक है, H2O। अगर अब हम देखें कि यार इसको संतुलित करना है, अगर मैं संतुलन देखूं तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अंदर सोडियम कितना है बच्चों? सोडियम इसके अंदर 1 है, ठीक है। आप इधर देखेंगे तो इधर भी हमारा सोडियम कितना है? सोडियम इधर भी 1 है, तो दोनों संतुलित है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर एक अणु यहाँ है, आप देखिए, और एक अणु यहाँ है, तो कितने अणु हो गए? हाइड्रोजन के यहाँ पे अभिकारक में 2 परमाणु हैं। अगर हम उधर देखेंगे उत्पाद में, तो यहाँ देखिए H2, तो यहाँ भी 2 हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गई। और ऑक्सीजन पे चलते हैं, तो ऑक्सीजन इधर 1 है, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी 1 है। जब H2O में हम जाते हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी हमारी संतुलित है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चौथे पे अब हम आते हैं। चौथा हमसे पूछा गया है कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जुड़ता है तो हमें मिलता है कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें जब मैं लिख रही हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखें, कॉपर Cu हो गया आपके सामने इसके अंदर, और HCl आपके सामने आ रहा है, यानी कि इसके अंदर ये HCl आ गया आपके इसके अंदर, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसके अंदर आ रहा है, और उसके बाद हमें मिल रहा है इसके अंदर कॉपर क्लोराइड। अगर आप कॉपर क्लोराइड पे जाएंगे तो बच्चों कॉपर की संयोजकता 2 होती है, तो देखिए तभी ये 2 लगा है। कॉपर, जब मैं कॉपर क्लोराइड लिख रही हूँ तो CuCl लिखा, लेकिन कॉपर की संयोजकता 2 होती है तो इसलिए यहाँ लग जाती है, और क्लोराइड की 1 होती है तो 1 हम नहीं लगाते इसके अंदर, तो 1 को लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड आ गया प्लस हाइड्रोजन गैस। गैस देखो मैंने ऊपर की तरफ ये जो मैंने एरो बनाया है, गैस के लिए हम ऐसे एरो लगाते हैं, ये बताता है कि गैस निकली, और गैस है तो इसलिए देखिए H2 लिखा हुआ है इसके अंदर। अब संतुलित करना है, कॉपर 1 है यहाँ पे, कॉपर यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितनी थी? 2, और हाइड्रोजन कितनी थी? 2, तो मुझे क्या करना पड़ा? मैंने देखा यहाँ पर HCl के सामने दोनों आ रही है, तो दोनों के आगे 2 लगा दिया। जब 2 लगा दिया तो दोनों, यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 2, क्लोरीन के भी 2, क्लोरीन के भी 2, तो ये संतुलित हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथे के ऊपर। चौथा है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। देखो बच्चों, बेरियम की संयोजकता 2 लगी है, क्लोरीन की 1 होती है इसके अंदर, तो हमने इसको बेरियम क्लोराइड लिखा। सोडियम सल्फेट आपके सामने है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है जो नहीं लगाते, लेकिन सल्फेट की 2 होती है, तभी मैंने यहाँ पर देखिए 2 लगाया हुआ है। सल्फेट सोडियम के नीचे, सल्फेट के का SO4 है सल्फेट, इसकी संयोजकता यहाँ पे लगी है। अब लगा यहाँ बना बेरियम सल्फेट, ये आप देखेंगे द्विस्थापन है, क्योंकि बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, ठीक है। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे और संतुलित करना है, देखिए सोडियम यहाँ पे 2 था, तो मुझे यहाँ पे सोडियम के आगे आप देखिए मैंने 2 लगा दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सोडियम के आगे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए, तब क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ देखिए क्लोरीन ऑलरेडी 2 था, बेरियम 1 है, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फेट का इकट्ठा नहीं देखेंगे, देखिए सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो यहाँ भी आपके सामने सारे के सारे आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं 5वें पे, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जब हम जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट पे जाते हैं तो ये है विस्थापन। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो वो सिल्वर को धक्का देके बाहर निकाल देगा सिल्वर नाइट्रेट में से, तो देखिए जिंक नाइट्रेट बन गया आपके सामने, और जिंक की संयोजकता यहाँ पे 2 लग